हमें फिर से 4 नंबर पक्के करने हैं, ठीक है? तो अगर आपको 4 नंबर सिक्योर करने हैं एंड समथिंग अबाउट पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं, इनको हम कवर करेंगे एक छोटे से वीडियो में। तो स्टे विद मी फॉर द 10 मिनट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो टॉप ट्रेंड्स ऑफ पी ब्लॉक और यहाँ पर मैंने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको अलग से रेड कलर में मार्क किया हुआ है। तो अगर आपको लगे कि सर ये ज़्यादा है और मैंने इतना पढ़ा नहीं है, उतना रिवाइज़ किया नहीं है, तो आप सिर्फ़ जो रेड में हैं, इन पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, ब्लू वालों पे उतना ज़्यादा फ़ोकस मत करिए। जो आपने पहले से पढ़े हैं, उनको रिवाइज़ कर लो, कुछ नया लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ओके? रेड वाले मत करना स्किप। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करें, तो डाउन द ग्रुप हम जानते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट? तो 3 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने की कम होगी और जो 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाके बढ़ती है फॉर ग्रुप नंबर 13, राइट? फिर रिड्यूसिंग पावर की बात करें बोरॉन फैमिली में, तो बोरॉन फैमिली में दिस इज द ट्रेंड, एल्यूमिनियम की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। अगर हम M3 पॉजिटिव से M की बात करें, क्योंकि एल्यूमिनियम आप जानते हैं 1 पॉजिटिव केटायन बनाता ही नहीं है, बनाता ही एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, ओके? तो इसका एसआरपी काफ़ी नेगेटिव है, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, फाइन। देन साइज़ की बात करें, एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये डाउन द ग्रुप जाने पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम का साइज़ बढ़ा है, तो एल्यूमिनियम के बाद गैलियम का साइज़ बढ़ना चाहिए, बट उल्टा हो गया। एल्यूमिनियम के बाद गैलियम का साइज़ बढ़ने की जगह कम हो गया, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ गई और क्योंकि साइज़ की वेरिएशन में एक्सेप्शन आ गया, तो साइज़ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें आप, वो भी साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम फर्स्ट का ट्रेंड ले रहा हूँ सिर्फ IE1 का, तो IE1 का ट्रेंड यहाँ पे कैसा है? इट इज़ डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है? तो बोरॉन के लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा है 801, फिर ड्रॉप कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या-क्या याद रखना है? एक तो ट्रेंड को देखना है, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो बोरॉन की है और जो लोएस्ट वैल्यू है वो आप देख लीजिए वो इंडियम की है, ठीक है? साथ में इसके आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है बोरॉन की, वो भी आपने मार्क करनी है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी है, लोएस्ट किसकी है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी है, लोएस्ट किसकी है। वैसे आपको ऑलरेडी ये हाइलाइटेड पीडीएफ जो मैंने एनसीईआरटी के दिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें ऑलरेडी ये कवर किया हुआ है, तो उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टू डू वॉच दैट, पूरे पी ब्लॉक का हाईलाइटेड पीडीएफ आपको एनसीईआरटी का दिया है और पूरे हैंड रिटन नोट्स अलग से दिए हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करें बैक बॉन्डिंग की। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि BF3 में बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बोरॉन के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल क्लोरीन के फिल्ड 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, तो 2p ओवरलैप बहुत अच्छा होता है, बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है इसमें, ठीक है? फिर उसके बाद BCl3 में कम हो रही है, BBr3 कम, Bi3 और ज़्यादा कम। और इसी वजह से BF3 के पास जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें लगता था कि यार बड़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी होनी चाहिए, वो बैक बॉन्डिंग ने पूरी कर दी। तो इसलिए ये वीक एसिड है। हमें लगता था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, इसकी लुईस एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट वो एक्चुअली कम है, ठीक है? और Bi3 की ज़्यादा है, तो ये भी इसका रीज़न है बैक बॉन्डिंग। फिर अगर हम बोरॉन को, मतलब सारे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब के ट्राई हैलाइड्स को कंपेयर करें, तब आपके बोरॉन जो ट्राई हैलाइड्स हैं दे आर मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, जबकि इन सभी में दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आए या बेस आए, अपना लोन पेयर एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14, यहाँ पर भी रीजन इसका ध्यान रखना है। देन डेंसिटी का ट्रेंड भी एक आध बार पूछा गया है, इसलिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे। देन थर्मल स्टेबिलिटी में PbI4 के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है कि PbI4 डजंट एग्जिस्ट, इसकी रीजनिंग पूछी है, ठीक है? बट आपको ये पता होना चाहिए कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ग्रुप 14 में, तो अगेन जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऊपर वाले मेंबर की तो ज़्यादा स्टेबल है, बट डाउन द ग्रुप जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। तो लेड बोलता है कि भाई साहब मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा खुश हूँ, +4 में नहीं जाना है मुझे, इसलिए लेड +4 में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगातार डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंटीमनी तक तो डिक्रीज करती है, उसके बाद लास्ट में इंक्रीज कर जाती है, तो ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए हाइड्राइड्स की, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी और बेसिसिटी, तो स्टेबिलिटी और बेसिसिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, क्योंकि NH का बॉन्ड छोटा है, स्ट्रॉन्ग है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, और N का खुद का साइज छोटा होने की वजह से इसके बाद जो लोन पेयर है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है,
फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर है, पर फॉस्फोरस का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा डिफ्यूज है, इसलिए बेसिसिटी कम होगी। पर रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो देखो, डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं हाइड्राइड में, बॉन्ड लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है तो वीक होगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी से एच को रिलीज करेगा, और वो एच आगे जाके रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो ऐसा समझिए, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है। फिर मेल्टिंग पॉइंट में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। देखो, नॉर्मली NH3, मतलब यहाँ पर इसको अगर पिक्चर से हटा दें तो अब देखो SbH3, फिर आर्सेनिक, फिर ये, तो ऐसा लग रहा है कि यार डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, है ना। फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, ये NH3 सबसे आगे कैसे आ गया? ये आ गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, बट बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उतना डोमिनेटिंग रोल नहीं था, तो NH3 आगे तो पहुंचा, पर सबसे आगे नहीं पहुंच पाया। तो सबसे आगे अभी भी बिस्मथ का हाइड्राइड ही है, तो ये ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स में, ठीक है। फिर बॉन्ड एंगल आई थिंक सबको पता ही होगा कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसलिए इसके बॉन्ड एंगल आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के क्लोज है, ठीक है। बट बाकी के जो 3 हाइड्राइड्स हैं, इनमें ड्रैगो रूल की वजह से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाई, तो प्योर p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं बॉन्डिंग के लिए, इसलिए बॉन्ड एंगल्स आर क्लोजर टू 90 डिग्री, और डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। स्टेबिलिटी, नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड्स में सिर्फ NF3 है जो स्टेबल है, बाकी के ट्राई हेलाइड दे आर अनस्टेबल। बॉन्ड एंगल यहाँ पे इसको देख लेना, वाटर के केस में, मतलब ग्रुप 16 के केस में ये भी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है। देन एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ये एम्फोट्रिक हैं, ये बेसिक है, ठीक है। वैसे कुछ और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर कैसे इंक्रीज कर रही है, एसिडिटी का ऑर्डर भी कई बार पूछा जाता है। फिर देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, अब ग्रुप 16 की बात करें तो वाटर सबसे आगे आ जाएगा इनमें, हाइड्राइड्स में, बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, हेलाइड्स की, हाइड्रोजन हेलाइड्स की, तो HI इज ग्रेटर, जबकि हमें लगता था कि HF सबसे आगे होना चाहिए, बट HF सबसे आगे नहीं हो सकता, बिकॉज H बॉन्डिंग तो उसमें हो रही है, बट साइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट में HF इज फ्रंट में है, बट नॉट इन द मेल्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, देखो बॉन्ड एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड यहाँ पे रहता है। क्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा तो है, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग द शॉर्टेस्ट बॉन्ड, ये स्टिल उतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बॉन्ड। क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं दे रिपेल ईच अदर, ठीक है, तो वहाँ पे लोन पे रिपल्शन होगा, तो इसकी वजह से दिस इज कंपेरेटिवली क्या है, काफ़ी वीक है, और यहाँ पे क्लोरीन सबसे आगे आएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी, ये एसिडिटी एंड रिड्यूसिंग पावर, ये तो हमें पता ही, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड लंबा होता है तो वीक होगा, जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करेगा। फिर एसिडिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इनके नाम भी मैंने दिए हैं, और इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके लिए। तो अब इसके बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चों, अभी के अभी सारा वीडियो कंप्लीट करके, अगर कुछ नहीं आता है तो उसको सीख लो, आता है तो उसको रिवाइज कर लो, बट डोंट डिले इट कि बाद में करूँगा, बाद कभी नहीं आता, बाद फिर पेपर के बाद ही आता है, ठीक है। और पेपर तक हमें इंतज़ार नहीं करना है, पहले ही कवर कर लेना है। और इसके बाद आपको अगर लगे कि पी ब्लॉक, D&F, कोऑर्डिनेशन, कोई भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है, तो आई हैव गिवन हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक चैप्टर्स, इवन POC हो गया, ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस, ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार देख लीजिए, आपके काम का हो कुछ तो पढ़ लीजिए, ताकि 4 नंबर जाने नहीं चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग एंड